नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल RGS में। और हमेशा की तरह आज भी हाजिर है आप सबके बीच डेली करंट अफेयर्स के प्रोग्राम में। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी से विशेष रिक्वेस्ट कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएँ। चलिए आज के लिए आपका पहला प्रश्न, ब्लू घोस्ट लैंडर नासा के किस कार्यक्रम का हिस्सा है? तो अभी जो है ब्लू घोस्ट लैंडर जो है ये नासा का एक मिशन है। फाल्कन 9 रॉकेट से जो है प्रक्षेपित किया गया था और चंद्रमा पर इसे सॉफ्ट लैंडिंग कराया गया है, तो इसीलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसके विषय में जो है हमने डेली करंट अफेयर के प्रोग्राम में कवर कर रखा है, लेकिन जब ये लैंड किया तो जाहिर सी बात है इसे हम लोग एक बार फिर से देखते हैं। तो ये किस कार्यक्रम का हिस्सा है ये पूछ रहा है, तो ये आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है। किसका है? नासा का है। और है क्या? ब्लू घोस्ट लैंडर। चलिए व्याख्या को देखें तो अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी लैंडर जो है रविवार को चांद पर उतरा। टेक्सास की कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस, तो कौन सी कंपनी है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। ब्लू घोस्ट लैंडर चांद पर उतरने वाला दूसरा प्राइवेट अंतरिक्ष यान है। इससे पहले पिछले साल प्राइवेट कंपनी इंस्टीट्यूटिव मशीन्स का ओडिसियस लैंडर चंद्रमा पर उतरा था। ब्लू घोस्ट नाम जो है जुगनुओं की दुर्लभ अमेरिकी प्रजाति के नाम पर रखा गया है। फ्लोरिडा से जनवरी में प्रक्षेपित किया गया। लैंडर ने चंद्रमा की कई तस्वीरें भेजी हैं अभी, और भारत समेत केवल 5 देश ऐसे हैं जो चंद्रमा पर लैंडर उतारने में सफल रहे हैं। और 1966 में सोवियत संघ का लूना 9 चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके 4 महीने बाद अमेरिका ने सर्वेयर 1 को चंद्रमा पर उतारा था। और इसके साथ ही अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 1969 में अपोलो मिशन के तहत जो है नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन को चंद्रमा पर उतार कर इतिहास रचा था। तो इसके ब्लू घोस्ट मिशन के बारे में देखें तो हाल ही में एक अमेरिकी कंपनी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने अपने अंतरिक्ष यान ब्लू घोस्ट मिशन 1 को चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतारा है। अन्य संबंधित जानकारी की बात करें तो यह जो है इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला दूसरा निजी मिशन है तथा ऐसा करने वाला पहला मिशन है। फरवरी 2024 में इंटुएटिव मशीन्स नामक जो है चंद्र लैंडिंग हासिल करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। साथ ही साथ यह 1972 के क्रू अपोलो 17 मिशन के बाद पहली अमेरिकी लैंडिंग भी है। यह पुष्टि की गई कि अंतरिक्ष यान स्थिर और सीधा था। फरवरी 2024 में पहली निजी लैंडिंग के विपरीत, जहां अंतरिक्ष यान बगल में उतरा था और अभी ये उतरा है। ब्लू घोस्ट मिशन की बात करें तो फायरफ्लाई ब्लू घोस्ट मिशन, जिसका नाम घोस्ट राइडर्स इन द स्काई को 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया था। तो लॉन्चिंग का समय याद रखिएगा, कब लॉन्च किया गया था? 15 जनवरी 2025 को। और यह 2 मार्च को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से पहले इसने पृथ्वी से चंद्रमा तक 45 दिनों का पारगमन पूरा किया है। तो लैंडिंग कब किया? 2 मार्च को। ठीक है। यह मिशन पहली बार वाणिज्यिक रूप से चंद्रमा पर उतरने के लगभग 1 वर्ष बाद आया है। इस मिशन को स्थिरता के लिए डिजाइन किया गया था। इसमें आघात अवशोषित करने वाले फिट, कम द्रव्यमान केंद्र और विस्तृत पदचिह्न है। इसके आयाम की बात करें, यानी कितना लंबा चौड़ा है, तो 2 मीटर लंबा है और 3.5 मीटर जो है चौड़ा है। यह मिशन आर्टेमिस कार्यक्रम को समर्थन देने के लिए नासा की साझेदारी का हिस्सा है, जो 10 वैज्ञानिक उपकरण लेकर गया है और इसका उद्देश्य उच्च रिजोल्यूशन वाले चंद्र चित्रों को कैद करना है। अन्य उद्देश्य की बात करें तो ऊष्मा प्रवाह विश्लेषण करेगा, चंद्रमा के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा का अध्ययन करना ताकि इससे तापीय विकास को समझा जा सके।
प्लम सतह अंतःक्रियाएं करेगा। भविष्य में लैंडिंग तकनीकों में सुधार के लिए यह जांच करना कि चंद्र की धूल लैंडर इंजन के प्लम पर किस प्रकार प्रतिक्रिया करती हैं। चुंबकीय एवं विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेगा। चंद्रमा के भूवैज्ञानिक इतिहास की जांच करेगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की एक्सरे इमेजिंग हमारे ग्रह के चुंबकीय कवच के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा। चंद्र धूल आसंजन का परीक्षण करेगा कि धूल सतह पर किस प्रकार चिपकती है। भविष्य के चंद्र मिशनों के लिए डिजाइन के लिए यह महत्वपूर्ण होगा। और GNSS व्यवहार्यता का मूल्यांकन करना कि क्या पृथ्वी के नेविगेशन उपग्रह संकेत चंद्रमा की स्थिति निर्धारित करने में सहायक हो सकते हैं, ये भी इसका उद्देश्य है। चलिए आज के लिए दूसरा प्रश्न। तो हाल ही में जैव विविधता संबंधित कैली फंड कनाडा में लॉन्च हुआ। कैली फंड एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है जो उन व्यवसायों से धन एकत्र करेगा जो आनुवंशिक डेटा का उपयोग अपने संचालन में करते हैं। तो अभी COP16 की बैठक हुई, उसमें कैली फंड विकसित करने का जो है निर्णय लिया गया। और यहाँ पर पूछ क्या रहा है, कौन से कथन सही है, तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन हमारा सही है। तो वैश्विक जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में 25 फरवरी 2025 को एक महत्वपूर्ण पहल की घोषणा की गई जब रोम इटली में जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी CBD के 16वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में कैली फंड लॉन्च किया गया। यह अंतर्राष्ट्रीय कोष उन निजी कंपनियों से वित्तीय योगदान प्राप्त करेगा जो अपने उद्योगों में आनुवंशिक डेटा का उपयोग करती हैं ताकि वे जैव विविधता संरक्षण प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग ले सकें। कैली फंड जैव विविधता संरक्षण में नया कदम है। कैली फंड एक वैश्विक वित्तीय तंत्र है जो उन व्यवसायों से धन एकत्र करेगा जो आनुवंशिक डेटा का उपयोग करके अपने संचालन में करते हैं। इस धन का उपयोग संरक्षण परियोजनाओं, वैज्ञानिक अनुसंधान और उन स्वदेशी समुदायों की सुरक्षा के लिए किया जाएगा जो प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम की रक्षा करते हैं। कैसे काम करेगा कैली फंड, तो इसकी बात करें तो कैली फंड डिजिटल अनुक्रमण जानकारी से लाभ प्राप्त करने वाले उद्योगों से अनिवार्य वित्तीय योगदान लेगा, जिसमें शामिल है फार्मास्यूटिकल, कॉस्मेटिक्स, कृषि, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब का उपयोग करेगा। जो कंपनियां आनुवंशिक संसाधनों से आर्थिक लाभ प्राप्त करती हैं उन्हें अब अपने राजस्व का एक हिस्सा जैव विविधता संरक्षण के लिए देना होगा। तो ये इसमें प्रावधान किया गया है। डिजिटल अनुक्रमण जानकारी के महत्व की बात करें तो डिजिटल अनुक्रमण जानकारी आनुवंशिक अनुक्रमों को डिजिटल स्वरूप में संग्रहित करने की प्रक्रिया है। इसका उपयोग दवा निर्माण, जैव अभियांत्रिकी और कृषि नवाचारों के लिए किया जाता है। डिजिटल अनुक्रमण जानकारी यानी डिजिटल सक्सेशन इंफॉर्मेशन पौधे और जानवरों और सूक्ष्म जीवों से प्राप्त आनुवंशिक डेटा को संदर्भित करता है, जिसका उपयोग अनुसंधान और उत्पाद विकास में किया जाता है। धन आवंटन की बात करें तो जैव विविधता परियोजनाएं संरक्षित क्षेत्र प्रजाति संरक्षण, विकासशील देश जैसे जैव विविधता कार्य योजनाओं को सहायता, वैज्ञानिक अनुसंधान, आनुवंशिक डेटा प्रबंधन में सुधार, स्वदेशी एवं स्थानीय समुदाय कुल निधि का कम से कम 50% इसमें धन आवंटन किया जाएगा। इसके प्रमुख प्रबंधन संगठन की बात करें यानी इसे कौन मैनेजमेंट इसका कौन देखेगा तो UNDP देखेगा, UNEP देखेगा और प्रशासनिक कार्यों की देखरेख MPTFO करेगा यानी मल्टी पार्टनर ट्रस्ट फंड ऑफिस करेगा। तो इसमें 3 प्रबंधन संगठन हैं। यह ऐतिहासिक क्यों है, तो पहला UN जैव विविधता कोष जो व्यवसायों से प्रत्यक्ष योगदान प्राप्त करेगा। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता रूपरेखा के 2030 तक जैव विविधता हानि को रोकने के लक्ष्य को समर्थन देगा। साथ ही साथ आनुवंशिक संसाधनों के लाभों का उचित साझाकरण सुनिश्चित करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर 2025 सूची में शामिल लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है। तो अभी जो है ऑस्कर पुरस्कार देखा, अनोरा को जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला और उसके साथ ही साथ अन्य 4 पुरस्कार भी उसने जीते।
तो यहाँ पर बुकर पुरस्कार की बात कर रहा है। तो लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प का संबंध किससे है? बुकर पुरस्कार किससे संबंधित है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये कन्नड़ भाषा से संबंधित है। चलिए व्याख्या को देखें तो कन्नड़ साहित्य को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। प्रख्यात कन्नड़ लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और वकील बानू मुश्ताक की लघु कहानी संग्रह हार्ट लैम्प को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 की लॉन्ग लिस्ट लंबी सूची में शामिल किया गया है। इस पुस्तक का कन्नड़ से अंग्रेजी में अनुवाद कोडागु की लेखिका और साहित्यिक अनुवादक दीपा भास्थी ने किया है। तो किसने अनुवाद किया है? दीपा भास्थी। प्रकाशन जो है पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा जारी एक आधिकारिक नोट में बताया गया है कि हार्ट लैम्प में ऐसे कथानक शामिल हैं जो मानव भावनाओं और रिश्तों के जटिल पहलुओं की गहराई से पड़ताल करते हैं। पुस्तक की कहानियाँ तेजी से बदलते समाज की पृष्ठभूमि में रची गई हैं और इसमें प्रेम, हानि और आत्मबल जैसे विषयों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है। यह किताब दक्षिण भारतीय महिलाओं के जीवन, उनके संघर्ष, पितृसत्तात्मक समाज में उनकी स्थिति और उनकी मानसिक और भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाती है, बल्कि सामाजिक संरचनाओं, परंपराओं और व्यक्तिगत आज़ादी के टकराव को भी उजागर करती है। यह महत्वपूर्ण पुस्तक जो है इस महत्वपूर्ण पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद अप्रैल 2025 में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे वैश्विक पाठकों तक पहुंचने का अवसर मिलेगा। इंटरनेशनल बुक पुरस्कार और इसकी प्रक्रिया की बात करें तो इंटरनेशनल बुक पुरस्कार विश्व साहित्य में एक प्रतिष्ठित सम्मान है जो किसी भी भाषा में अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तकों को दिया जाता है। इंटरनेशनल बुकर लॉन्ग लिस्ट में दुनिया भर से 12 पुस्तकें शामिल हैं। 2022 में गीतांजलि श्री के उपन्यास रेत समाधि टॉम्ब ऑफ सैंड को डेजी रॉकवेल के अंग्रेजी अनुवाद के माध्यम से इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला था। बानू मुश्ताक केवल एक लेखिका ही नहीं बल्कि एक प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और वकील भी हैं, जिसे जो है इनके बुक को शामिल किया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखें तो हाल ही में वर्ष 2025 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसीना का संबंध किस देश से है? महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीता है किसने? दलिबोर स्वरसीना ने। तो ये कहाँ के हैं? चेक गणराज्य के हैं। चलिए व्याख्या को देखें तो चेक गणराज्य के दालिबोर स्वरसीना ने महाराष्ट्र राज्य लॉन टेनिस संघ द्वारा खेल और युवा सेवा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, पीएमसी और पीएमडीटीए के सहयोग से महालुंगे वालेवाड़ी टेनिस स्टेडियम में आयोजित महा ओपन में एटीपी चैलेंजर 100 पुरुष टेनिस चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता है। अभी हम लोगों ने परसों की क्लास में देखा था एटीपी 500 चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें किसने जीता था? यूकी भांवरी ने, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया के जो है उनके सहयोगी थे, उन्होंने डबल का खिताब जीता था। और यहाँ पर बात हो रही है एटीपी चैलेंजर 100 पुरुष टेनिस चैंपियनशिप की। चलिए 22 वर्ष थी दालिबोर के लिए भारत में 3 चैलेंजर्स में यह लगातार अच्छा प्रदर्शन रहा है, जिन्होंने चेन्नई में सेमीफाइनल और पहले दिल्ली में दूसरे दौर में जगह बनाई थी। भारत में पुणे में तीसरे आयोजन में दालिबोर स्वरसीना ने 6ठी वरीयता प्राप्त यूएसए के बैडन होल्ट को 1 घंटे 29 मिनट तक चले मैच में 7-6, 6-1 से हराकर परेशान किया। अब विजेता दालिबोर स्वरसीना को 100 एटीपी रैंकिंग पॉइंट और $22,730 अमेरिकी डॉलर मिले, जबकि दूसरे स्थान पर रहे ब्रैडन होल्ट को 60 एटीपी पॉइंट और $13,350 अमेरिकी रुपए मिले। चलिए अब बात करें चेक गणराज्य की। तो चेक गणराज्य जो है ये रहा, और
इसकी कैपिटल की बात करें तो कैपिटल प्राग है और ये एक लैंडलॉक कंट्री है यूरोप का। नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो पोलैंड है और नॉर्थ वेस्ट में बात करें तो जर्मनी है। इसके साउथ में ऑस्ट्रिया है, ठीक है, और स्लोवाकिया है। तो ये लैंडलॉक कंट्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित सोलर साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया है? तो हम लोग जब यूपीआई करते हैं तो दुकान वाले अपने दुकान के पास जो है एक बॉक्स रखे रहते हैं। जैसे ही आप स्कैन करके पेमेंट करते हैं तो उसमें से जो है आवाज़ आती है इतने रुपए प्राप्त हुए, या कंपनी का नाम लेकर के बोलता है कि फ़ोन पे पर इतने रुपए प्राप्त हुए, पेटीएम पर इतने रुपए प्राप्त हुए। तो अभी जो है सोलर से चलने वाली यानी सौर ऊर्जा से चलने वाली साउंड बॉक्स का जो है साउंड बॉक्स को लॉन्च किया है। तो किसने किया? पेटीएम ने किया है। चलिए व्याख्या को देखें तो पेटीएम ने भारत का पहला सौर ऊर्जा से चलने वाला साउंड बॉक्स लॉन्च किया है, जिसे संधारणी ऊर्जा का उपयोग करके व्यापारियों को निर्बाध भुगतान प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस डिवाइस को चार्ज करने के लिए कम से कम सूरज की रोशनी की आवश्यकता होगी और यह पूरे दिन बिजली प्रदान करता है, जिसका उद्देश्य बिजली की लागत को कम करना और छोटे व्यवसायों विशेष रूप से ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सहायता करना है। पेटीएम सोलर साउंड बॉक्स के में ऊपर एक सोलर पैनल लगा है जो सूरज की रोशनी से अपने आप चार्ज हो जाता है। इसमें 2 बैटरी भी होती हैं, एक जो है सोलर से चार्ज होगा और दूसरी जो है बिजली से। सौर ऊर्जा से चलने वाली बैटरी 2 से 3 घंटे सूरज की रोशनी में रहने के बाद पूरे दिन चल सकती है, जबकि बिजली से चलने वाली बैटरी बिना रिचार्ज के 10 दिन तक चलती है। यह डिवाइस पेटीएम क्यूआर कोड के जरिए लेन देन की सुविधा देता है, जिससे यूपीआई और रुपे क्रेडिट कार्ड से भुगतान संभव हो जाता है। छोटे व्यवसाय जैसे कि फेरी वाले, स्ट्रीट वेंडर, कारीगरों के लिए डिजाइन किए गए इस डिवाइस में 4G कनेक्शन और स्पष्ट ऑडियो भुगतान पुष्टिकरण के लिए 3 वाट स्पीकर लगाए गए हैं। यह 11 भाषाओं में सूचनाओं का समर्थन करता है, जिससे यह पूरे भारत में विविध उपयोगकर्ता आधार के लिए सुलभ हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें तो हाल ही के वर्षों में किस राज्य में पंचायती राज दिवस 5 मार्च को मनाया जा रहा था? तो पंचायती दिवस तो 24 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक ऐसा राज्य था जो अभी भी 5 मार्च को पंचायती राज दिवस मनाता था, लेकिन अब उसने घोषणा की है कि अब वो 5 मार्च को पंचायती राज दिवस नहीं मनाएगा, अब 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाएगा। तो ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है? ये उड़ीसा है। और वहाँ पर नवीन पटनायक जी थे, जिनकी काफ़ी लंबे समय से गवर्नमेंट चली आ रही थी। अभी हाल ही में बीजेपी ने वहाँ पर सत्ता परिवर्तन किया, तो लाजमी है ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है। तो 2020 से उड़ीसा में पंचायती राज दिवस 5 मार्च को मनाया जाता था। राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और वहाँ पर बीजू पटनायक हैं, उनकी जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता था। तो 5 मार्च किसका जन्मदिन था? बीजू पटनायक जी का। इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक जी को भूमिपुत्र कहा था। तो ये कुछ प्रमुख इन्फॉर्मेशन है। चलिए, तो भारत में पंचायती राज मंत्रालय प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और भारत में स्थानीय स्वशासन में सुधार किया, 24 अप्रैल के दिन ही इस संशोधन को लागू किया गया था। इसीलिए जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और ये जो पंचायतों को जो संवैधानिक मान्यता मिली, इससे क्या हुआ कि शासन का त्रिस्तरीय आयाम जो है लागू हुआ और सुशासन की अवधारणा जो है विकसित हुई। सुशासन क्या है कि शासन में जनता की प्रतिदिन की भागीदारी। तो पंचायत
के माध्यम से जनता जो है प्रतिदिन सुशासन में भागीदारी करती है। वहाँ पर जो है प्रधान से कह करके अपने दैनिक कार्यों को निपटवाती है, जो ग्राम सभा के कार्य होते हैं, और बहुत ही ये अच्छी पहल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस राज्य में वन क्षेत्र 75% से कम है? तो यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसका वन क्षेत्र 75% से कम है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये सब ऐसे 8 राज्य हैं जो कि जिनका वन क्षेत्रफल 75% से अधिक है। इसके अलावा जो है किसी के पास 75% से कम वन क्षेत्र है, किसी के पास जो है 75% से अधिक वन क्षेत्र नहीं है। और उसमें भी बात करें तो लक्षद्वीप के पास सबसे ज़्यादा है, और मिजोरम के पास उससे कम, और निकोबार के पास उससे कम। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 अभी कुछ ही समय पहले प्रकाशित हुई थी, और इससे संबंधित हमने एक सेपरेट वीडियो इसी चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग वहां से इसे बखूबी देख सकते हैं, और MCQ के फॉर्मेट में है वो, तो आप वहां से टैकल कर सकते हैं। तो अभी हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 6 महीने के भीतर वन भूमि का पूरा रिकॉर्ड जमा करने का आदेश दिया है, और कहा है कि आप इसके लिए एक समिति का गठन करें, ताकि जो वन स्थिति की रिपोर्ट है राज्यवार, वो हमारे तक डेटा उपलब्ध हो सके। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, और इसमें स्वच्छ वायु हमारे लिए आवश्यक हो जाता है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि स्वच्छ वायु प्राप्त करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसके दृष्टि से। चलिए व्याख्या को देखें। तो भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट जो है जारी की गई थी। वर्ष 1987 से द्विवार्षिक आधार पर जो है ये रिपोर्ट प्रकाशित होती है। वन एवं वन वृक्ष क्षेत्र, देश का कुल वृक्ष क्षेत्रफल लगभग कितना है? 8,27,356.95 वर्ग किलोमीटर, जो देश का भौगोलिक क्षेत्रफल का 25.17% है, जबकि होना कितना चाहिए? 33%, कम से कम। कुल वन क्षेत्रफल 7,15,342.61 वर्ग किलोमीटर है, जबकि वृक्ष क्षेत्रफल 1,12,014.34 वर्ग किलोमीटर है। वन एवं वृक्षावरण में वृद्धि, देश के वन एवं वृक्षावरण में 1445.81 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो ये कितना वृद्धि हुई है आप याद रखिएगा, 1445.81 वर्ग किलोमीटर, जिसमें वर्ष 2021 की तुलना में वनावरण में 156.41 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो वनावरण में इतना और वन एवं वृक्षावरण में इतना। ठीक है, अधिकतम वृद्धि की बात करें तो छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर, उसके बाद उत्तर प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान का नंबर आता है। तो उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर है, वहीं छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर, ओडिशा तीसरे नंबर पर। अधिकतम वृद्धि वनावरण की बात करें तो मिजोरम में सबसे ज़्यादा, उसके बाद गुजरात और उड़ीसा। तो यहाँ पर वनावरण है और यहाँ पर वृक्ष एवं वन एवं वृक्षावरण है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 2 कैटेगरी यहाँ पर। सबसे ज़्यादा कमी की बात करें तो मध्य प्रदेश में 612.41 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। उसके बाद कर्नाटक की बात करें 459.36 वर्ग किलोमीटर, फिर लद्दाख है और नागालैंड है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले शीर्ष 3 राज्य हैं, और क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? MP में है, और
सबसे ज़्यादा कमी भी कहाँ पर हुई है, एमपी में हुई है। जिसके बाद अरुणाचल प्रदेश का नंबर आता है और छत्तीसगढ़ का नंबर आता है क्षेत्रफल के मामले में। कुल भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में वनावरण के प्रतिशत की दृष्टि से लक्षद्वीप 91.33% में सबसे अधिक वनावरण है, जिसके बाद मिजोरम और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम आता है। उच्च वनावरण की बात करें तो 19 राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वनावरण के अंतर्गत हैं। इसमें से 8 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर में वन क्षेत्र 75% से अधिक हैं। कार्बन स्टॉक की बात करें तो देश का वन कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन अनुमानित है, जो वर्ष 2021 की तुलना में 81.5 मिलियन टन अधिक है। अब ये देखिए कार्बन स्टॉक क्या है, इतना बढ़ गया है 81.5 मिलियन टन। ठीक है, तो स्टेटमेंट में बन जाए कि भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार पिछले रिपोर्ट की तुलनात्मक रूप से बढ़ा है, तो ये ऑप्शन सही होगा। शीर्ष 3 राज्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जो है और महाराष्ट्र का नंबर आता है। ये कार्बन स्टॉक की बात कर रहा है। भारत का कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2005 के आधार वर्ष से 2.29 बिलियन टन अधिक है तथा वर्ष 2030 तक के 2.5 से 3 बिलियन टन के लक्ष्य के करीब है। चलिए मैंग्रोव आवरण की बात करें तो भारत का मैंग्रोव आवरण 91.68 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 0.15% है। अब ये है भले ही कम, लेकिन ये तटीय क्षेत्रों के लिए ये इतना भी बहुत है, जिसमें 2021 से 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है। अब यहाँ पर इसमें भी देखिए कमी आई है। गुजरात में मैंग्रोव आवरण में 36.39 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रमशः 13.01 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है। वहीं वनाग्नि की बात करें तो वर्ष 2023-24 के सीजन में सबसे अधिक आग की घटनाओं वाले 3 शीर्ष राज्य जो हैं उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ है। तो उत्तराखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, और उड़ीसा में ही पिरूल लाओ पैसे पाओ योजना चलाई गई थी, जिसमें पिरूल के पत्तों को जो है इकट्ठा करके 50 रुपये प्रति किलो की दर से सरकार जो है खरीद रही थी। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि उनकी एक तो आजीविका का साधन उपलब्ध हो रहा था, जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे, और पत्ते बीन करके अपना गुजर बसर करते हैं। साथ ही साथ वनाग्नि की भी सुरक्षा होती है, क्योंकि जब वनाग्नि में होता क्या है, 3 चीज़ें होती हैं आग में। एक तो होता है O2, एक होता है सामग्री यानी जिसमें आग लग रही है, और तीसरा होता है आग। किसी एक को हम जो है हटा दें तो क्या होगा, आग नहीं लगेगी। सपोज यहाँ से आग हटा दिए तो O2 रहेगा, सामग्री, आपके घर में ऑक्सीजन है और बहुत सारी वस्तुएं हैं जिसमें आग पकड़ सकती हैं, लेकिन वहाँ पर आग नहीं है, इसलिए आग नहीं पकड़ती है। वहीं O2 की बात करें तो O2 जो है यानी ऑक्सीजन हटा दें, वहाँ पर भी आग नहीं पकड़ेगी। और जाहिर सी बात है, कोई भी सामान रखा है, आग फैली है, और वहाँ पर जो है सामग्री को ही हटा दें तो भी जो है आग लगेगी। तो किस में लगेगी, किसी चीज़ में नहीं लग सकती। ठीक है, तो ये मुख्य बात होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो हाल ही में किस शहर में नगर निगम ने जलवायु केंद्रित बजट प्रस्तुत किया है? तो जलवायु केंद्रित बजट क्या है, मतलब जलवायु को ध्यान में रखते हुए अपना बजट प्रस्तुत करना, जलवायु को अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, तो अहमदाबाद के नगर निगम ने किया है। चलिए, तो अहमदाबाद का जलवायु बजट, अहमदाबाद नगर निगम ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जलवायु के दृष्टिकोण से एक अलग अध्याय जोड़ा है। बजट के आकार की बात करें तो 15,500
करोड़ है, जिसमें से 5619.58 करोड़ रुपए जलवायु कार्रवाई के लिए निर्धारित है। मुख्य लक्ष्य की बात करें तो 2070 तक स्वच्छ, शून्य ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन वाला शहर बनना है। मुख्य पहलों की बात करें तो इलेक्ट्रिक वाहनों को कर मुक्त करना है, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं और स्मार्ट शहरों का विकास करना है। इसके महत्व की बात करें तो अहमदाबाद के जलवायु बजट के नागरिकों को स्वच्छ और स्थायी वातावरण मिलेगा। अन्य शहरों की योजनाओं की बात करें तो मुंबई और बेंगलुरु में भी जलवायु बजट का काम कर रहे हैं। प्रेरणादायक मॉडल क्या है तो अहमदाबाद का यह कदम अन्य भारतीय शहरों के लिए प्रेरणादायक हो सकता है। इससे सीख ले सकते हैं और अपने यहाँ भी जलवायु बजट पेश कर सकते हैं, जलवायु के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। हाल ही में चर्चित डेजर्ट हंट अभ्यास का संबंध किससे है तो वायुसेना, थल सेना, नौसेना, त्रिसेवा। त्रिसेवा का मतलब तीनों सेनाएं भाग ली हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर त्रिसेवा होगा। चलिए बात करें तो डेजर्ट हंट त्रिसेवा अभ्यास 24 से 28 फरवरी 2025 तक भारतीय वायुसेना अड्डे जोधपुर राजस्थान में आयोजित हुआ। उद्देश्य की बात करें तो अभ्यास का मुख्य उद्देश्य भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के विशेष बलों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ावा देना था, ताकि सभी सेवाओं के सैनिक एक दूसरे की हथियार प्रणाली का उपयोग और संचालन कर सके। मित्रों, तो बल की बात करें तो भारतीय सेना पैराशूट रेजिमेंट जो है इसमें भाग लिया। भारतीय नौसेना की तरफ से समुद्री कमांडो बल मार्कोस ने भाग लिया, वहीं भारतीय वायुसेना के तरफ से गरुड़ कमांडो बल ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान बलों ने विभिन्न परिदृश्यों का अभ्यास भी किया, जैसे हवाई घुसपैठ, सटीक हमले, बंधकों को बचाना, आतंकवाद विरोधी अभियान, युद्ध मुक्त पतन और शहरी युद्ध, ये सब अभ्यास हुए वहाँ पर। चलिए, मिशन स्वावलंबिनी का पहल किस से संबंधित है तो गर्भवती महिला, महिला छात्र, वृद्ध महिला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या है महिला छात्र से। तो महिलाओं को स्वावलंबी बनाना ताकि वो उनमें आत्म गरिमा की भावना उत्पन्न हो सके, साथ ही साथ वो उनका सशक्तिकरण हो सके, इसके साथ ही साथ वो आर्थिक गतिविधि में भी भाग ले सकें। तो चलिए व्याख्या को देखें तो स्वावलंबी पहल का उद्देश्य महिला छात्रों को अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए आवश्यक कौशल और आत्मविश्वास को सशक्त बनाना है। शुभारंभ की बात करें तो 1 मार्च 2025 को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा शुरू की गई। तो किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी द्वारा शुरू की गई। कहाँ पर? चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में। साथ ही इसे BHU हैदराबाद विश्वविद्यालय और मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय में भी वस्तुतः लॉन्च किया गया। कार्यान्वयन की बात करें तो यह पहल राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान द्वारा नीति आयोग के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है। तो इसमें इसको संचालित कौन कर रहा है? राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान प्लस नीति आयोग। लक्ष्य की बात करें तो स्वावलंबी पहल का लक्ष्य महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम से प्रशिक्षण देना, कम से कम 10% प्रतिभागियों को सफल उद्यम स्थापित करते देखना है। चलिए अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदी गोयम जवाब, शक्र मिस्री न दारम कज अरब गोयम सुखन। यह भी कथन दिया गया है और पूछ रहा है कि कथन किस कवि का है। ठीक है, तो अभी जो है राजस्थान के जयपुर में जश्न मनाया गया, जश्न खुसरो। ठीक है, तो ये वहीं से प्रश्न बना है। तो ये एक कथन है, तुर्क हिंदुस्तानियम मन हिंदी गोयम जवाब, शक्र मिस्री न दारम कज अरब गोयम सुखन। यानी अमीर खुसरो जी कहते हैं
कि मैं हिंदुस्तान का तुर्क हूँ, ठीक है, और हिंदवी में उत्तर देता हूँ, यानी हिंदी में मैं अपना प्रश्न का उत्तर देता हूँ। मेरे पास मिस्र की मिठास नहीं है, मैं अरबी में बातें करूँ। ठीक है, तो ये जो है अमीर खुसरो यहाँ राइट आंसर हो जाता है। तो भक्ति आंदोलन के दौरान हम लोग जब पढ़ते हैं तो सूफी आंदोलन भी आता है। तो अमीर खुसरो एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो देश के इतिहास में भाषा, साहित्य, संगीत और देश की संस्कृति को बढ़ावा देने, साथ ही साथ सांस्कृतिक एकता के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण योगदान दिए। और उन्होंने हमेशा जो है समाज को जोड़ने का प्रयास किया और धार्मिक संकीर्णता और राजनीतिक छल कपट के उथल पुथल से भरे माहौल से दूर रह करके हिंदू मुस्लिम एकता और राष्ट्रीय एकता, प्रेम भावना, सौहार्द को, मानवता को बढ़ाने का प्रयास किया। साथ ही साथ जो है वो भारत के लोकप्रिय कवि भी थे। उन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये सब प्रमुख बातें हैं अमीर खुसरो के बारे में। चलिए व्याख्या को देखें। तो अमीर खुसरो कौन है? तो वह जो है 13वीं शताब्दी के सूफी कवि और संगीतकार थे, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि दी गई है। हाँ, इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने इसी चैनल पर डाला है, जब मोदी जी जो है भाषण दे रहे थे, उद्घाटन कर रहे थे, तब का। ठीक है, अच्छा, ये जो है जो कार्यक्रम है जश्न गला सूख जाता है दोस्तों, जश्न खुसरो, ये 2001 में शुरू किया गया था। तो ये 25वां संस्करण था इस बार, और राजस्थान के जयपुर में मनाया जाता है। ठीक है, तो 13वीं शताब्दी के सूफी कवि और संगीतकार थे, जिन्हें तूतीय हिंद यानी भारत का तोता की उपाधि दी गई थी। खुसरो का वास्तविक नाम अब्दुल हसन यामीनुद्दीन खुसरो था। ठीक है, और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाला में हुआ था। संगीत की बात करें तो उन्हें नए रागों की रचना करने और ख्याल यानी शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत का एक रूप और तराना एक लयबद्ध तेज गति वाली सांगीतिक रचना। अब ये शास्त्रीय संगीत क्या होता है, ठीक है, तराना क्या होता है, कव्वाली क्या होता है, गज़ल क्या होता है, अगर कहेंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में डिमांड करेंगे तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि इसमें जो संगीत की जो विधाएं होती है, किस तरीके से संगीत को प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कभी चर्चा और कर लेंगे। तो जैसे संगीत हो गया, ख्याल हो गया, इन रूपों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है अमीर खुसरो जी को। ऐसा कहा जाता है कि अमीर खुसरो गज़ल और कव्वाली यानी भक्तिपूर्ण सूफी संगीत परंपरा बनाने की कला के पहले प्रवर्तकों में से एक हैं। अब यहाँ पर जो है सूफी संगीत क्या है, सूफ क्या है, सूफ जो है सफा शब्द से बना है। ठीक है, और सूफी संगीत का मुख्य उद्देश्य था कि उस समय जो है तत्कालीन समय में जो समाज में आडंबर थे उन्हें दूर किया जाए, साथ ही साथ धर्म को प्रसारित किया जाए, संगीत के माध्यम से लोगों को जोड़ा जाए और सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा दिया जाए। तो सूफी संगीत का मुख्य उद्देश्य यही था। चलिए बात करें तो ये जो है अमीर खुसरो 5 सुल्तानों यानी मुइज़ उद्दीन कैकुबाद, यहाँ कैकबाद लिखा है, कैकुबाद होगा, कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह और गयासुद्दीन तुगलक और कई अन्य शक्तिशाली संरक्षकों के अधीन 5 दशकों तक काम किया, यानी 50 साल तक। तो अमीर खुसरो 50 साल तक काम किए। तो ये थी प्रमुख बातें अमीर खुसरो के बारे में। चलिए अब आज के लिए आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में, तो
यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम के द्वारा एक हालिया रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और इसमें बताया गया है कि 40% ऐसे छात्र हैं जो कि अपने लोकल लैंग्वेज में वो उनको शिक्षा नहीं मिल पाती है, जिससे वो समाज में पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं। मतलब उनकी शिक्षा दीक्षा जो है अच्छे तरीके से नहीं हो पाती है। जाहिर सी बात है, जब हम मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करते हैं तो क्या होता है कि हमें चीज़ें अच्छी तरीके से समझ आती हैं और चीज़ों की समझ जो है हमारे शिक्षा के स्तर को, ज्ञान के स्तर को बढ़ाती हैं। तो अभी यूनेस्को की वैश्विक शिक्षा निगरानी टीम की हालिया रिपोर्ट दुनिया भर में शिक्षा में एक महत्वपूर्ण मुद्दे को उजागर करती है। वैश्विक आबादी के लगभग 40% लोगों को अपनी समझी जाने वाली भाषा में शिक्षा तक पहुंच नहीं है। कुछ निम्न और मध्यम आय वाले देशों में यह आंकड़ा 90% तक पहुंच जाता है। ठीक है, भाषाएं मायने रखती हैं। बहुभाषी शिक्षा पर वैश्विक मार्गदर्शन शीर्षक वाली रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर जारी की गई। यह प्रवास के कारण बढ़ती भाषाई विविधता के मद्देनजर बहुभाषी शिक्षा के महत्व पर जोर देती है। तो अभी इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की 25वीं वर्षगांठ पर यह रिपोर्ट जारी की गई और मध्यम और निम्न आय वाले देशों में यह 90% तक पहुंच गया है ये स्तर कि लोग जो है शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं अपने लैंग्वेज में। चलिए आगे बात करें तो शिक्षा में घरेलू भाषा का महत्व क्या है। प्रभावी शिक्षण में घरेलू भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्र उस भाषा में बेहतर प्रदर्शन करते हैं जिसे वे समझते हैं। हालांकि कई शिक्षा प्रणालियां इस सिद्धांत को लागू करने में विफल रहती हैं। बाधाओं में घरेलू भाषाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों और सामग्रियों की कमी शामिल है। सामुदायिक प्रतिरोध भी प्रगति में बाधा डालती है। समस्या के पैमाने की बात करें तो दुनिया भर में 250 मिलियन से ज़्यादा शिक्षार्थी भाषा संबंधी भाषाओं के कारण शैक्षिक चुनौतियों का सामना करते हैं। भाषाई विविधता वाले क्षेत्रों में जैसे कि कुछ कम आय वाले देशों में यह समस्या ज़्यादा गंभीर है। GEM रिपोर्ट बताती है कि हाल ही के वर्षों में सीखने के परिणामों में अंतर बढ़ा है, खासतौर पर वंचित शिक्षार्थियों के लिए। ऐतिहासिक और समकालीन चुनौतियों की बात करें तो शिक्षा में भाषाई चुनौतियां ऐतिहासिक और समकालीन दोनों कारकों से उत्पन्न होती हैं। औपनिवेशिक विरासत ने स्थानीय आबादी पर प्रमुख भाषाएं थोपी हैं। इसने शिक्षा तक पहुंच में असमानताएं पैदा की हैं। इसके अतिरिक्त आधुनिक आप्रवासन कक्षाओं में नई भाषाएं जोड़ता है, जिससे शिक्षण और मूल्यांकन जटिल हो जाता है। कुछ सिफारिशें भी की हैं कि किस तरीके से बढ़ाया जाए शिक्षा को। तो GEM टीम भाषा शिक्षा के लिए संदर्भ की बात करें तो विशिष्ट दृष्टिकोण की सिफारिश करती है। देशों को प्रभावी ब्रिजिंग भाषा कार्यक्रम विकसित करने चाहिए। इनमें योग्य शिक्षक और विविध आवश्यकताओं के अनुरूप सामग्री शामिल होनी चाहिए। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र पर केंद्रित होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण और सहायता प्रणालियाँ की बात करें तो प्रभावी बहुभाषी शिक्षा के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। शिक्षक की तैनाती को भाषा प्रवाह को निर्देश की भाषा के साथ संरेखित करना चाहिए। बहुभाषी नीतियों की सफलता के लिए स्कूलों के बाहर सहायता प्रणालियाँ भी महत्वपूर्ण हैं। स्कूल के नेताओं को समावेशी वातावरण को प्रोत्साहित करना चाहिए जो सभी भाषाई पृष्ठभूमियों को पूरा करता हो। समुदाय और माता पिता की भी कुछ भागीदारी होती है। तो स्कूल के नेताओं व अभिभावकों समुदायों के बीच सहयोग जरूरी है। विविध भाषाई समुदायों को शामिल करने में पुल बनाने में मदद मिलती है और यह सुनिश्चित होता है कि बहुभाषी छात्र शामिल महसूस करें। स्कूल नेताओं के लिए व्यावसायिक मानकों को इस सहयोग पर जोर देना चाहिए।
तो दोस्तों यह था आज के सेशन का आखिरी बिंदु, और उम्मीद करते हैं आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य लोगों तक पर भी शेयर कीजिए। और क्या है ना दोस्तों, अभी शुरुआत में अभी मेरा रिदम थोड़ा वैसा बन नहीं पाया है, गला जो है एक बैग सूख जाता है, सांस ही जो है बाहर नहीं आ पाती है, तो उस कारण ध्वनि जो है उत्पन्न ही नहीं हो पाती है। तो आप लोगों को तो पता होगा कि जब भी हम बोलते हैं तो क्या है, ध्वनि हमारे गले से बाहर जब निकलती है, यानी वायु जब हमारे गले से बाहर निकलती है तभी जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। और होता क्या है कि बोलते बोलते स्टक कर जाता है और तालू और जीभ चिपक जाते हैं, तो बोलते हुए थोड़ा सा रुकावट महसूस होता है। खैर कोई बात नहीं, आप लोग सहयोग कर रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभार आप सभी लोगों का, शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद, धन्यवाद।